हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। मेरा नाम है खुशबू एंड आज हम करने वाले हैं 6 जून के करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज। ओके, चलिए। सो आई होप दैट आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ लिया होगा। आई रियली होप सो। बिफोर स्टार्टिंग हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करें, उससे पहले ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि हम कौन कौन सी बैचेस आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि फिलॉसफी ऑप्शनल है, मेंस एनहांसमेंट प्रोग्राम है एंड एक स्कॉलरशिप कम एंट्रेंस एग्जाम भी हम कंडक्ट करा रहे हैं। एमए प्लस यूपीएससी का प्रेपरेशन है, 1 ईयर डिप्लोमा प्लस यूपीएससी प्रेपरेशन का प्रोग्राम है। यूपीएससी 1 ईयर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यूपीएससी, उस चीज का प्रेपरेशन प्लस बीए प्लस यूपीएससी प्रेपरेशन, ये सारे प्रोग्राम्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं एट तथास्तु। एंड कौन सा जो है, कौन से डेट को स्टार्ट हो रहा है, उसका यहाँ पे सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है कौन सा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सारे हमारे कोर्सेज हैं ये ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज डू कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं, टेलीफोन नंबर एंड 2 मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट द पीपल एंड दे विल बी टॉकिंग टू यू एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। जो भी आपका कंसर्न है वो आपका सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द कोर्सेज एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द एड्रेस वेयर यू कैन रीच टू अस। चलो, so let's get started and here is the very first question. पहला क्वेश्चन है that which state has become the only state in the country with its own internet service? उसकी खुद की इंटरनेट सर्विस है। ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया में? and that is the only one state in India. So this is quite easy. इसका आंसर is केरला। ओके, सो द ओनली स्टेट इज द केरला जिसके पास उसकी खुद की इंटरनेट सर्विसेज जो है वो उसके पास है। सो वो क्या है? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, दैट इज KFON। के फोन, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सो दैट इज केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ये एक रेडिकल पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट है so that the whole of the Kerala state can have, the whole of the people in the Kerala state, they can have these internet basically। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को एक्चुअली कह दिया है कि इंटरनेट जो है वो अब बेसिक नीड में आता है। बेसिक नीड है हर किसी की। पहले बोलते थे कि कोई भी जो है, मतलब हर किसी को हक है रोटी कपड़ा मकान होने की, तो अब उसमें एक इंटरनेट भी ऐड ऑन हो गया कि हर किसी को हक है और हर किसी के पास होना चाहिए रोटी कपड़ा मकान प्लस इंटरनेट। बस यही है, जो इतनी सुविधा दी जा रही है इस सुविधाओं का अच्छा एंड सही उपयोग हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को अप्रूवमेंट दी थी। So central government has granted KFON licenses to operate as both an infrastructure provider as well as the internet service provider। वो एक infrastructure provider plus ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी वो काम कर सकते हैं। तो दोनों, मतलब एक तरीके से ओवरऑल जो काम है इंटरनेट लगवाने से लेकर के सर्विस प्रोवाइड करने का, वो सारा चीज ये KFON जो है वो देखती है। सो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इसको ग्रीन फ्लैग दे दिया कि ओके यू कैन गो, यू कैन डू दिस थिंग। सो इन February 2021 द this particular big flagship project got underway. This was started in the year of 2021 एंड इसका जो एम है बेसिकली वो यही है कि हर किसी को इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइडेड हो। इट एम्स टू गारंटी यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस, डील विद इशू ऑफ द डिजिटल डिवाइड एंड गिव इंटरनेट कनेक्शन टू 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन होम्स इन द स्टेट। जो भी बीपीएल से नीचे वाले लोग हैं, 20 लाख, जो 20 लाख लोग हैं, उनको भी इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी जा सके। सो इस पर्टिकुलर एम के साथ ये KFON जो है वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द पेट्रोलियम कोक, दैट इज पेट कोक। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट इट इज अ फाइनल कार्बन रिच solid waste product that is obtained from the oil refining process, and the second statement is when burned, जब आप इसको जलाते हैं, when burned it releases harmful gases,
What it does, it releases harmful gases like carbon dioxide, nitrous oxide, mercury, arsenic and chromium. Third is it is low in calorific value. It is low. Okay, तो ध्यान रखिएगा, it is low in calorific value, portable and convenient to store as well. You have to tell that which of these statements are correct. I mean, how many of these statements are correct. कितने जो statements हैं वो correct है. So petroleum coke, यहाँ पे ये जो last statement है which is talking about the low calorific value, but ये basically high है. क्या है? It is high in calorific value and easy to transport and store also. You can transport it and store as well. इसके source क्या है इस particular question का? So that is the Economic Times से इसको लिया गया है. Government permits import of pet coke as raw material for lithium ion batteries, जो कि बहुत ज़्यादा hot topic एक तरीके से हो रखी है because of the electrical vehicles and all. And the digital devices as well, obviously. Right, चलिए अब next question है related to Africa. Okay, which of the following countries are a part of Sahel region of Africa? Which is the part of this? So यहाँ पे कौन कौन से countries के name हैं? That is the Burkina Faso, Mali, Chad, Niger and Nigeria. इसमें से कौन से जो countries हैं जो साहेल region के part हैं? सो इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है ये मैप देखिए. सो दीज आर दी कंट्रीज जो कि साहेल रीजन में आती हैं एंड ये बेसिकली आप देख सकते हैं जो कि पिंक कलर में है. ओके, साहेल रीजन एक्चुअली होता क्या है? साहेल रीजन अफ्रीका भी तो आप देख ही रहे हैं कि वेयर इट इज देयर इन अफ्रीका एंड इट इज बिलो सहारा डेजर्ट. ओके, सो ये सहारा डेजर्ट के नीचे वाला पोर्शन है, उसके नीचे का पोर्शन है, प्लस ये सवाना जो अफ्रीकन सवाना है उसके ऊपर का रीजन है. ओके, अफ्रीका से जो सहारा रीजन है, जो डेजर्ट एरिया है उसके नीचे का एंड सवाना से ऊपर का, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सूखे से हरे के बीच में जो ट्रांसमिशन मतलब एक तरीके से चेंज हो रहा है डेजर्ट से लेकर के ग्रीनरी वाले एरिया में, तो उसमें ये बीच का पार्ट है Sahel region, right? So it is defined as the eco-climatic and biogeographic realm of transition between, it is that of the transition between that of Sahara in the north and Sudanian savanna in the south. ओके, सो आपको समझ में आ ही गया कि कौन कौन से मतलब क्या जो रीजन है वो इसके अंडर आता है. ठीक है, इसके अंडर आता है. सो इसमें जो भी कंट्रीज के नेम दिए हुए थे वो सारे ही इसमें इंक्लूडेड है. बट बिफोर दैट इसका रेफरेंस क्या है? ठीक है, कौन सा जो टॉपिक है जिसे क्वेश्चन उभर के सामने आया. एक्चुअली क्या है कि बहुत ही सीरियस इशू अभी चल रही है इस पर्टिकुलर रीजन में. फॉर द फर्स्ट टाइम बुर्किना फासो tops the list. It tops the list of the world's most neglected displacement crisis according to new report from the Norwegian Refugee Council. So Norwegian Refugee Council है, उन्होंने ये चीज कहा है कि जो ये बर्किना फासो है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये साहेल रीजन, ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रखा है. यहाँ पे सिचुएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं. एंड ये सिचुएशन ख़राब होने के पीछे का रीज़न क्या है? अलकायदा एंड आइसिस. ओके, अलकायदा आइसिस जो है उनके बीच में जो खिटर पिटर हो रही है उसकी वजह से. सो द वायलेंस लिंक्ड टू अलकायदा एंड द इस्लामिक स्टेट ग्रुप हैज मेड दिस पर्टिकुलर कंट्री विथ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशंस ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल. इंटरनली लोग जो है अपने ही इधर जो है इधर उधर माइग्रेट करने में लगे हुए हैं. एंड बेसिकली व्हाई दे आर माइग्रेटिंग इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ, इन ऑर्डर टू सेव देयर फैमिली. जीना चाह रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे ये माइग्रेट कर रहे हैं. और इतना जबरदस्त माइग्रेशन हो रहा है कि माइग्रेशन का जो रेट है दैट इज वुपिंग 2000%.
इतना इंक्रीज हो गया है सिंस 2019, 2019 से अभी तक अगर देखें तो 2000%, इट इज ह्यूज नंबर। आपसे अगर कोई पूछता है कि आप इस पर्टिकुलर वर्क में आप कितना अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकते हैं, आप किस तरीके से डेडिकेटेड होकर के काम करेंगे, तो यू विल बी लाइक 101% मैम, 101% सर आई विल बी गिविंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और वट एवर वर्क यू हैव बीन असाइंड, राइट। यहाँ पे सोचिए 2000% है। Figures released last month showed more than 2 million people are internally displaced. More than 2 million जो लोग हैं वो internally displaced हैं in the West African nation. The majority of them women and children, fueling a dire humanitarian crisis as the conflict pushed people from their own home. उनको अपने ही घर छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ रहा है। डायर, इट्स अ ह्यूज वर्ड, छोटा सा 4 शब्दों का है, 4 वर्ड्स का है ये, सॉरी 4 लेटर्स का ये वर्ड है, बट दिस मीन्स अ लॉट। दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अफ्रीकन लोगों को जो है लोग देख करके बस बेचारे टाइप सोचते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उसके पीछे के जो दिक्कतें हैं, जो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने के बजाय पीपल विल बी लाइक ओ ऐसा है, ओ वैसा है, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज फेसिंग दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, दैट्स इट। एंड अच्छा काम करने के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे लोग बड़े बड़े बात जो हैं, ये पॉलिटिकली लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, थोड़ा बहुत जा करके कर दिया, दैट्स इट, हो गया। अगर आप खुद सोचिए, जो इतने टाइम से लोग यूएन एंड सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट दीज पीपल, क्यों नहीं अभी तक ये अच्छा कर पा रहे हैं? इतने साल हो गए, क्या कर रही है ये पीस कीपिंग आर्मी, क्या कर रहा है यूएन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेडिशन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A of the Indian Penal Code, IPC. Second is the Supreme Court upheld section 124A's legality in Kedarnath Singh versus State of Bihar case, which actually happened in 1962. Next is statement 3. According to Article 19 Clause 2 of the Indian Constitution, sedition is a reasonable restriction. जो कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर कितने जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, यू हैव टू टेल दैट। सो ओवर हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर। ये जो बिहार का केस है दैट इज करेक्ट, बिकॉज जो पर्सन है उन्होंने कुछ अगेंस्ट बोल दिया था गवर्नमेंट के खिलाफ, और उन्होंने जो है सेडिशन का केस फाइल कर दिया था। सो ये जो सेडिशन का केस होता है, दिस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, आपको बेल नहीं मिलेगी, ऐसा केस है। एंड वो इट वाज ड्राफ्टेड बाय टी.बी. मकॉले एंड इंक्लूडेड इन द आईपीसी इन 1870। तो हम इतने पुराने लॉ को अभी भी लेकर के चल रहे हैं। 1870 में 1870 में ये केस हुआ, ये जो है वो लॉ बनी थी, उसके बाद से ये वैसे ही चल रही है, सरकार के फेवर में है, माइट बी। सो हुएवर बाय वर्ड्स, बाय साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी जो है बोल के विजिबल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे या फिर जो है वो किसी साइन के तौर पे, it brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by the law in India shall be punished. अगर इसको अगर सही से लागू किया जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन। हर आए दिन जो लोग हैं वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ कितना कुछ बोलते रहते हैं, राइट। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी गई है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिया, राइट, तो अगर उसके खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य होता है
जो कि उसके खिलाफ हेट्रेट किसी तरीके से इंडिया में फैलाने की कोशिश कर रही है, या फिर इन एनी ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग डन, देन सेडिशन के चार्ज जो है उसके ऊपर लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंफर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस सेक्शन 124A का जो लिगा इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है, which defines a sedition in the historic Kedarnath Singh case. Court did however also establishes several rules to limit the use of the law and stop its abuse. जो अब अगर ऐसा बोल दे कि भैया गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज ही नहीं करना है तो कैसे काम चलेगा। अब जैसे हम लोगों को मेंस आंसर राइटिंग करनी होती है ना, उसमें क्या करना होता है, यस यू कैन राइट कि गवर्नमेंट को, लेकिन देखिए गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है उसके बारे में आपको लिखना है, बट यू कैन नॉट गो अगेंस्ट, कंप्लीटली अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यू कैन नॉट से कि जो गवर्नमेंट ये लेकर ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, मतलब नेगेटिविटी कंप्लीटली आप गवर्नमेंट के बारे में उसमें नहीं लिख सकते हो। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, आपको वहां पे 0 मिल जाएगा। भले ही आपने जो पॉइंट्स लिखी हैं दैट इज गुड, दैट इज करेक्ट एक्चुअली, बट स्टिल यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आप ये लिख सकते हैं कि हाँ ये चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने की है, दैट इज क्वाइट उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बट वी कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। इफ आई एम बीइंग चोजन, अगर मैं जो है उस पर्टिकुलर पोस्ट पे रहता हूं तो मैं ये चीज जो है वो ऐड करूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यू विल बी राइटिंग दैट। ओके, सो निगेट नहीं करना है, बट यू कैन से कि हाँ इस टाइप से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव तरीका होता है, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस एक तरीका होता है बात को रखने का। यहाँ पे उस चीज के बारे में बात हो रही है। ओके, तो वो चीज जो है आप क्रिटिसाइज करो, लेकिन ऐसे मत करो जिससे कि किसी तरह की ये एक तरीके से भड़काऊ भाषण ऐसा ना दे दो कि पूरे देश में जो अफरा तफरी जो है वो मच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेडिशन इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 clause 2 of the Constitution. सोर्स क्या है, इंडियन एक्सप्रेस। द रीजनेबल लॉ कमीशन गेव while the reasons law commission gave while recommending a stronger sedition law. Next question is related to biosensors. The very first one is, biosensors are analytical devices that combine a biological component with a physiochemical detector to detect and measure specific biological analytes. Second is, in order to identify and keep track of numerous illnesses and medical problems, biosensors are largely employed in medical diagnostics. Third statement is, many different analytes such as proteins, nucleic acids, enzymes, and tiny compounds can be found using biosensors. Fourth is, biosensors cannot be utilized. Biosensors cannot be utilized for on-site or point-of-care testing and are restricted to laboratory settings only. Only word आ गया तो इस लाइब्रेरी सेटिंग्स ओनली नहीं है, ओनली लाइब्रेरी सेटिंग्स है। तो यहाँ पे जो है लेबोरेटरी सेटिंग्स है, तो यहाँ पे आपको बताने हैं कि कितने स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर करेक्ट हैं। सो द आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3. Only 1 and 3 statements are third statement. First and third statements are correct. They are used to identify and keep track of environmental contaminants, foodborne pathogens, different biomolecules, and as well as diseases and health issues as well. Okay, next is, they are useful in situations like those described as remote locations, resource contained settings और emergency situations. ये सारे सिचुएशन में आप जो है इसको यूज कर सकते हो। एंड द यूज ऑफ बायोसेंसर्स इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू लैबोरेटरीज, ये सिर्फ लैबोरेटरीज तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ओके, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट हो गया, राइट। इन रियलिटी द कैपेबिलिटी ऑफ बायोसेंसर्स फॉर इन पर्सन और पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग इज वन ऑफ देयर मेन बेनिफिट्स. It is one of their main benefits because they can be used outside also. Next question. Next question is, Amchang Wildlife Sanctuary is located where? मैप बेस्ड क्वेश्चन है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल. सो द आंसर दिस क्वेश्चन इज असम. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द आमचंग
वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इट इज देयर इन असम, ठीक है, ये असम वाला रीजन जो है वहां पे है। ये कंटेक्ट कौन से कंटेक्स्ट में है? द इंडियन आर्मी जनरेटेड अ यूनिक इकोसिस्टम फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद वाइल्ड एलिफेंट्स इन आमचंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है ये। इट इज लोकेटेड देयर इन असम। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 रिजर्व फॉरेस्ट, 3 रिजर्व फॉरेस्ट है इसमें, खानपारा, आमचांग एंड साउथ आमचांग, ठीक है। खानपारा कहाँ है? खानपारा इज ऑल्सो देयर ऑब्वियसली इन दी असम ओनली, यहाँ पे खानपारा। ये जो आमचांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है, यही देखिए दोनों का लोकेशन वही है, तो उसी पर्टिकुलर एरिया में ही है ये, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है खानपारा है, खानपारा, आमचांग एंड साउथ आमचांग, ठीक है। एंड इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द नॉर्थ टू द हिली फॉरेस्ट्स ऑफ मेघालय इन द साउथ, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस फॉरेस्ट बेल्ट। ब्रह्मपुत्र साउथ से लेकर के जो है ये वहां तक, मेघालय का जो फॉरेस्ट रीजन है ये वहां तक ये फैला हुआ है। फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस फॉरेस्ट बेल्ट थ्रू मेघालय's मारादक डोला रिजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NIRF रैंकिंग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, पहला ऐसा इनिशिएटिव। सेकेंड इज पार्टिसिपेशन इन NIRF हैज बीन मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गवर्नमेंट रन educational institutions. Last one is graduation outcomes are one of the parameters on which the college are assessed. You have to choose that which of these statements are correct. The very यहाँ पे जो है आंसर that is the C, all of these statements are correct। यहाँ पे असेसमेंट करने के लिए ये कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं? सो दोज आर द टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, TLR, teaching, learning and resources. Second one is the research and professional practice. Next is graduation outcomes. Then is outreach and inclusivity. Then is peer perception. These are the ones. ये सारे के सारे जो है इसमें ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे असेसमेंट जो है वो होती है। 11 कैटेगरीज बेस्ड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस 11 कैटेगरीज आर लिस्टेड ऑन। 11 कैटेगरीज के बेसिस पे जो है यूनिवर्सिटीज को लिस्ट किए हुए हैं। ओवरऑल नेशनल रैंकिंग, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग, कॉलेज, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल एंड रिसर्च, ये सभी तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो है इन्होंने इंक्लूड करे हुए। हियर यू कैन सी दैट रैंकिंग किस हिसाब से मिली है। मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली इज फर्स्ट, देन हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, PSGR कृष्णमल कॉलेज फॉर विमेन that is in the Coimbatore, St. Xavier's College, Atmaram Sanatan Dharma College, Loyola College that is in Chennai, Ramakrishna Mission Vivekanand Century College, Kirodimal College, then Lady Shri Ram College for Women। ये नेम और रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आई हैव जस्ट रेड इट। इफ इन केस आपके कोई नोन पर्सन जो है किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हिग्स बोसॉन। The very first one is that it is the fundamental particle associated with the Higgs field. Second is Higgs boson has the longest lifespan among all elementary particles. Third one is the Higgs boson has a mass of 125 billion electron volts, meaning it is 130 times more massive than a proton. थोड़ा सा जो है नंबर्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, आपको बताने हैं हाउ मेनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लॉन्ग लाइफ स्पैन नहीं है, शॉर्ट दिस लाइफ स्पैन है। एंड हिग्स बोसॉन इज ऑल्सो नोन एज द गॉड पार्टिकल। Higgs boson has a mass of 125 billion electron volts, which means that 130 times more massive than that of the proton. Proton से इतना ज़्यादा ये जो massive है, okay, Higgs boson. So here you can see the Higgs boson.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इट इज रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023. So FTP 2023 consider the following statements. FTP seeks to take India's exports to $3 trillion by 2030. $3 trillion तक जो है पहुंचाने की यहाँ पे बात कर रहा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. Next is Faridabad, Mirzapur, Moradabad and Varanasi have been added as new towns of export excellence in addition to the existing 39 towns. अभी 39 towns है, उसके अलावा इनको जो है ऐड किया है. Next is as a starting point the consignment wise cap on e-commerce exports through courier has been raised from 10 lakh rupees to 20 lakh rupees in the FTP 2023. अगेन नंबर्स का खेल यहाँ पर. नेक्स्ट इसका जो आंसर है दैट इज द ट्रू 2 ट्रिलियन है, नॉट दैट ऑफ द 3 ट्रिलियन. 10 नहीं है बल्कि 5 to 10 लाख है. 10 से 20 नहीं बल्कि 5 से 10 लाख की यहाँ पे बात है. ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई दीज टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी जो है उनको ऐड किया गया है अंडर दिस TEE एंड ऑलरेडी 39 टाउन्स वर एग्जिस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर list. An eye of a cyclone. An eye of a cyclone is a central circular region characterized by which of the following? The very first one is towering thunderstorms. Second is light winds and clear sky. Third one is most severe weather of a cyclone. And the last one is winds with highest velocity. तो अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो लगेगा कि ओ माय गॉड ये सारे के सारे जो हैं वो स्टेटमेंट्स तो काफ़ी क्लोज हैं, सारे ही सही होंगे. बट यूपीएससी में यही चीज़ तो आपको देखनी है. यू हैव टू चूज दैट विच वन इज द मोस्ट सूटेबल आंसर फॉर दिस वन. ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, लाइट विंड्स एंड क्लियर स्काईज. ओके, सो एक जो मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इट इज आइडेंटिफाइड बाय अ पावरफुल विंड दैट स्पाइरल्स अराउंड इट्स सेंटर नोन एज द आई. दिस इज द आई एंड इसी के पास जो है ना जबरदस्त तरीके से विंड चल रही होती है, विंड होती है बहुत ज्यादा. ज्योग्राफी में आपने ये चीज तो एकदम बेसिक है पढ़ी होगी कि जब भी लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हाई प्रेशर से विंड वहां पे आती है. कैसे कैसे समझे? जैसे कि मेट्रो है, ओके, एक सीट खाली है एंड स्टेशन पे जो है हाई प्रेशर बना हुआ है, मतलब ढेर सारे लोग खड़े हैं और उन लोगों की नजर उस एक खाली सीट पे है. तो जैसे ही डोर ओपन होती है तो लोग एकदम स्पीड में आते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को फिल करने के लिए, हम बैठेंगे यहाँ पे. तो वही चीज यहां पर भी होती है कि लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर से जो हवाएं हैं वो उधर आएंगे फिल करने के लिए एंड ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन यहां पर क्रिएट होती है दैट लीड्स टू दी साइक्लोन्स, वो साइक्लोन्स को लीड करती है. सो अ सर्कुलेटिंग सिस्टम्स डायमीटर कैन रेंज फ्रॉम 150 टू 250 किलोमीटर की डायमीटर हो सकती है. कितना ह्यूज होगा. द आई इज अ ट्रैंक्विल area with settling air. The eye wall which surrounds the eye is where air ascends strongly in a spiraling motion. In a spiraling motion, it enters over there to increasing heights until it reaches the tropopause. यहाँ पे जो ये eye की wall है, यहाँ से air इस तरीके से यहाँ पर enter करती है कि वो स्पाइरल करते करते एकदम हाइट पे पहुंच जाती है. कहाँ तक? ट्रोपोपॉज तक पहुंच, मतलब ट्रोपोपॉज की जो हाइट है वहां तक ये पहुंच जाती है. इतना ज्यादा भयानक होता है. साइक्लोन कैसे होगी इसका जो एक नमूना यहाँ पे देख लेते हैं. राइट, सो हियर यू कैन सी कैसे जो है ये जो पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज द आई एंड ये किस तरीके से जो है वो आ रही हैं स्पाइरल करते करते जो है इस पर्टिकुलर एरिया को फिल करने के लिए. बट लो प्रेशर है और ये इतने स्पीड से ये सारी चीजें हो रही हैं कि वो फिल तो नहीं हो रहा है लेकिन बाकी आजू बाजू के जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें हैं वो डिस्टर्ब जरूर हो गई. सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड ये आई फॉर्म होने की वजह से, ये आई फॉर्म होने की वजह से व्हाट हैपेंस, द क्लाउड्स आर आल्सो फॉर्म्ड. क्लाउड्स भी बेसिकली जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म होती हैं. ओके, सो यू कैन सी द काइंड ऑफ
one of the very interesting clouds जो कि cumulonimbus जिसको कहते हैं, that is formed because of these. So उसका ये है. So ये आप लोगों में से अगर किसी ने अप मूवी देखी होगी तो उस मूवी का है. So this particular child is saying कि see this is cumulonimbus. तो cumulonimbus cloud was one of the huge, बहुत बड़े साइज की होती है ये. यू कैन सी कि ये बहुत बड़े साइज की ये क्लाउड होती है एंड इट हैज लॉट्स ऑफ वाटर विद इन इट. बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही खतरनाक होती है ये वाली cumulonimbus, this particular cloud. Someday we will be covering whole of the this thing. Clouds जो है कितने तरीके के clouds होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, उनके names and all, वो सारी चीज़ें हम किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे. Okay, so this is what it is related to the cyclones. So cyclones form होती हैं तो obvious सी बात है, they will lead to the formation of the various clouds also, and specifically that cumulonimbus will be there. So this is it related to our class today. And I hope that आप सभी ने जो है करंट अफेयर्स अच्छे से कवर किए होंगे. And if not, we will be हम प्लान कर रहे हैं, as I'm telling you every day, but soon we will be launching that also. Okay, so please do write down in the comment section कितना स्कोर किया आपने, and do check out the other videos also on the Tathastu. PDF is available over there on the PDF this Telegram channel. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं. जितनी भी वीडियोस जो हैं वो जाती हैं उन सभी के PDF वहाँ पे अवेलेबल हैं. Okay, so take care, bye bye and have a great time.